दोस्तों नमस्कार, दिस इज आलोक त्रिपाठी। यूपीपीएससी रिवीजन बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सेकंड क्लास में हम बात करेंगे और शुरुआत करेंगे संविधान सभा और संविधान का निर्माण। संविधान सभा किस तरह बनाई गई, उसकी क्या पृष्ठभूमि रही, क्या क्या अड़चनें आई और इस प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें हुई। फैक्चुअल डिटेल्स हैं इसमें, एनालिटिकल पॉइंट्स भी हैं कि कैसे संविधान सभा ने संविधान को बनाया। संविधान को बनाना कोई एक दो रातों का, एक दो दिन का खेल नहीं था। ये अपने आप में एक पूरी यात्रा है। इस यात्रा में विचारों का, विचारधाराओं का संघर्ष भी देखने को मिलता है, अलग अलग मूल्यों का संघर्ष भी देखने को मिलता है और कुछ ऐसे बिंदु, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी देखने को मिलते हैं जहां यह संघर्ष इस देश की एकता के लिए, इस देश के कल्याण के लिए खत्म होता भी दिखता है। तो भारतीय संविधान की अपनी यात्रा संविधान सभा के माध्यम से बहुत अद्भुत यात्रा है। इस अद्भुत यात्रा में आप देखेंगे, इस अद्भुत यात्रा में एक खास बात आप देखेंगे। खास बात क्या है? वैचारिक मतभेद देखने को भी मिलते हैं। संविधान सभा में अलग अलग जो मेंबरान थे, अलग अलग मेंबर्स थे, इनके अपने अपने विचार थे, अलग अलग विचार थे और कई बार किसी विशेष विषय पर ये विचार खुलकर सामने भी आते थे। लेकिन फिर नेशनल इंटरेस्ट का पॉइंट आता था, राष्ट्रहित, और राष्ट्रहित के मुद्दे पर आकर सभी एक हो जाया करते थे। यानी भारत के संविधान की जो पूरी व्यवस्था है ये बहुत लॉजिकल और वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ती है। सबसे पहले हम देखेंगे निर्माण प्रक्रिया क्या है। तो भारतीयों की ऐसे संविधान सभा की सर्वप्रथम जो मांग हुई थी, ये हुई थी मई 1934 में। कब हुई थी? मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। कहां? रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। कहां की थी? रांची में स्वराज पार्टी ने सबसे पहली बार भारत में एक संविधान सभा की मांग की थी। रांची में स्वराज पार्टी ने मई 1934 में। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा निर्वाचित और मनोनीत सदस्य के गठन का विचार किसने दिया था? राय ने। एम.एन. राय एक मेंबर थे। एम.एन. राय कम्युनिस्ट व्यक्ति थे। इन्होंने भारत में संविधान सभा की राय व्यक्त की थी। एक निर्वाचित संविधान सभा, निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य द्वारा भारत के संविधान सभा का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था। क्रिप्स मिशन ने सर्वप्रथम यह विचार रखा। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई के द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। संविधान ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चुनाव मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ? जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न किया गया था। यानी चुनाव या संविधान सभा का जो आधार होगा पहले उसको डिसाइड किया गया और इस आधार के डिसाइड होने के बाद संविधान सभा का गठन किया गया। 296 सीटें थी, ब्रिटिश भारत को आवंटित थी, जिसमें से कांग्रेस को 208 सीटें मिलती हैं। कितनी? 208 सीटें। मुस्लिम लीग को मिलती हैं 73 सीटें तथा छोटे समूह स्वतंत्र सदस्यों को मिलती हैं 15 सीटें। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो हुई थी ये 9 दिसंबर 1946 को होती है और इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं जो बिहार के ही थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। इसके 2 दिन बाद फिर बैठक होती है, 2 दिन बाद, और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। बाद में यही राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी चुने जाते हैं। अब 13 दिसंबर 1946 को, यानी 2 दिन बाद, और जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। अगर रीजनिंग के समझ होगी आपकी, +2 करिए। 2 बहुत बड़ी घटनाएं। पहली घटना 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक, पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया। उसके ठीक 2 दिन बाद संविधान सभा की बैठक फिर होती है और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। उसके ठीक 2 दिन बाद नेहरू द्वारा
उद्देश्य प्रस्ताव को रखा जाता है, बाद में यही फंडामेंटल राइट्स की तरह ट्रीट किया जाता है, प्रस्तुत किया गया, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव रखा कब गया? 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी 47 को पारित किया गया। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को सम्मिलित हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, क्योंकि कहा जाता है कि संविधान का जो कच्चा खाका था वो बेनेगल नरसिंह राव ने खींचा था, ड्राफ्टिंग। तो इनको जो है संविधान सलाहकार नियुक्त किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर दिया गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया। भारतीय संविधान के गठन के समय कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। यह भी एक फैक्चुअल डिटेल है, कई बार एग्जाम पूछी जाती है। ग्रैनविले ऑस्टिन ने कहा था, क्या कहा था इन्होंने, कि संविधान सभा मूलतः एक दलीय देश में एक दलीय संस्था थी। यह सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। किसका कथन था? ग्रैनविल ऑस्टिन का। अब संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां हैं, इससे भी कई बार प्रश्न आता है, पीसीएस में भी आता है, यूपी पीसीएस में कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहले समितियां हैं और इसके अध्यक्ष हैं। जैसे संघ शक्ति समिति पहली है, संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। प्रारूप समिति अंबेडकर साहब। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक अधिकारों परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू। फिर है संचालन समिति, स्टीयरिंग समिति राजेंद्र प्रसाद। तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। सदन हाउस समिति बी पट्टाभी सीतारमैया। संविधान सभा के कार्यकारण संबंधी समिति जी.वी. मावलंकर। वित्त एवं स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अब प्रारूप समिति की चर्चा करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। सदस्यों में एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, जिन्होंने बी.एल. मित्र का स्थान लिया, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था, टी.टी. कृष्णामचारी। 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह इन्होंने ली थी। यानी कुल सदस्य कितने हैं? 7। अध्यक्ष कौन है? भीमराव अंबेडकर। कई बार ये प्रश्न पूछ लेता है कि एन माधव राव ने किसकी जगह ली, तो आप याद रखिए बी.एल. मित्र की, और टी.टी. कृष्णामचारी ने किसकी जगह ली, तो आप याद रखिए डी.पी. खेतान की। संविधान सभा के महत्वपूर्ण और तथ्य हैं, जैसे पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 46, सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946। फिर 13 दिसंबर 1946 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामचारी। संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव थे। समय कितना था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये चीज याद रखिएगा। कुछ जगहों पे ये 17 दिन भी मिलता है, लेकिन अमूमन ये माना जाता है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ही है। प्रारूप पर बहस कितने दिन हुई है? 114 दिन। व्यय कितना हुआ है? 63,96,729 रुपए, लगभग 64 लाख रुपए। कुल वाचन कितनी बार हुआ है संविधान का? 3 बार वाचन किया गया है। कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1949। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। अब जो अंतरिम जो सरकार थी, उसमें मंत्रालय किसके किसके पास क्या था? ये अंतरिम सरकार है। अंतरिम सरकार जो बनाई गई थी 1946 में, अंतरिम सरकार 1946 में जो बनाई गई थी, उसके अंतर्गत कौन सा मंत्रालय किसको दिया गया था? ये चीज इसमें है कि मुस्लिम लीग पहले शामिल नहीं थी, बाद में शामिल हुई। तो पहले कौन थे, बाद में कौन थे, बदल गए, ये स्थिति है। विदेश और राष्ट्रमंडल जो संबंध है, ये जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था, उपाध्यक्ष ये थे। और
ये 1947 के बाद की स्थिति है। पहले 1946 की स्थिति है ये, और ये जो 15 अगस्त 1947 के बाद स्थिति है। पहले उपाध्यक्ष थे ये, जब तक भारत सरकार उस अस्तित्व में नहीं आई थी। अंतरिम सरकार इसीलिए कहा गया था इसको। इंतरिम गवर्नमेंट थी ये। क्या थी? इंतरिम गवर्नमेंट। इंतरिम गवर्नमेंट थी ये, 1946 में गठित थी, ध्यान रखिएगा। और बाद में 47 के बाद ये गवर्नमेंट बन गई। तो जवाहरलाल नेहरू पहले जिनको उपाध्यक्ष थे, इनको बाद में प्रधानमंत्री कहा गया 1947 के बाद। गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय किसके पास था? वल्लभ भाई पटेल। बाद में भी इनके पास रहा, और बाद में इनको कुछ और मंत्रालय मिल गए। जब भारत आजाद हुआ, उप प्रधानमंत्री, साथ में गृह राज्य मंत्रालय भी इनको मिल गया। पहले वित्त मंत्रालय जान मथाई थे, बाद में लियाकत अली खान जब मुस्लिम लीग आई, और जब भारत आजाद हुआ तो आर.के. सखनुखम से जैसी पहले वित्त मंत्री, बदल गए ये। परिवहन रेल विभाग आसफ अली के पास था। आसफ अली रेलवे और परिवहन था इनके पास, बाद में जान मथाई को मिल गया ये। खाद्य और कृषि पहले राजेंद्र प्रसाद को, फिर राजेंद्र प्रसाद को था, फिर राजेंद्र प्रसाद को ही मिला। श्रम मंत्रालय किसके पास था? तो जगजीवन राम के पास ही तीनों स्थितियों में था। स्वास्थ्य, शिक्षा, कला किसके पास था? शफाकत अहमद खान। सी राजगोपालाचारी को मिल गया पहले, मुस्लिम लीग जब आई तो। बाद में जब आजाद हुआ तो अबुल कलाम आजाद प्लस राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्रालय मिला। वाणिज्य किसको मिला था? सी.एच. भाभा को मिला था। आई चुंद्रीकर को मिल गया जब मुस्लिम लीग आ गई, बाद में सी.एच. भाभा को मिला। उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय सी राजगोपालाचारी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए आजादी के बाद। कार्य, खनन और ऊर्जा मंत्रालय शरद बोस थे, एन.वी. गाडगिल को बनाया गया था, एन.वी. गाडगिल को आजादी के बाद। रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह को पहले, जब मुस्लिम लीग आई तब भी बलदेव सिंह थे, और आजादी के बाद भी बलदेव सिंह थे। संचार मंत्रालय आसफ अली थे। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अब्दुल रफ निष्ठार को बनाया गया जब मुस्लिम लीग आई, बाद में रफ़ी अहमद किदवई को बना दिया गया आजादी के बाद। विधि अली जहीर को, जोगेंद्र नाथ मंडल बाद में बन गए, फिर भीमराव अम्बेडकर को बना दिया गया विधि आजादी के बाद। हाँ, अब कुछ और तथ्य हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पर उसके बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारतीय शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। इसके अलावा कई अन्य देशों से भारतीय संविधान में सहायता ली गई है, जिनका विवरण इस प्रकार है। स्रोत की चर्चा हो रही है, किसकी? भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं उसकी चर्चा हो रही है। स्रोत की चर्चा हो रही है, किसकी? स्रोत, किस देश से क्या लिया गया है, सोर्स। सोर्स की चर्चा हो रही है यहाँ पे। क्या लिया गया है? ब्रिटेन से कैसे क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। जैसे ब्रिटेन में 2 सभा होती है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और भारत में लोकसभा, राज्यसभा होती है। ब्रिटेन में जो कार्यपालिका चुनी जाती है, जो एग्जीक्यूटिव चुनी जाती है, वो विधायिका से चुनी जाती है, और सेम जो है भारत में प्रणाली है। इसके अलावा संसदीय जो प्रणाली होती है उसमें एक चीज और होती है। एक संवैधानिक प्रमुख होता है जो नाम मात्र का होता है, और दूसरा वास्तविक प्रमुख होता है जो वाकई में होता है। तो संवैधानिक प्रमुख वहां कौन है? राजा। और अपने यहाँ कौन है? राष्ट्रपति। ये वास्तविक प्रधान कौन है? वहां भी प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल है, यहाँ भी वही है। तो ये चीज यहां से ली गई है। एकल नागरिकता भारत में भी है, वहां भी है। द्विसदनी प्रणाली बताया ही मैंने। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, यानी एवरी इंडिविजुअल विल बी ट्रीटेड इक्वली। हर व्यक्ति कानून की नजर में समान है, और इसी को रूल ऑफ लॉ कहा जाता है, जिसे विधि का शासन कहा जाता है, कानून का शासन। अमेरिका से क्या लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से फंडामेंटल राइट को लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत यानी जुडिशियल रिव्यू। ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। उपराष्ट्रपति का पद, 3 के अतिरिक्त उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना, यानी रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उसके बारे में भी जैसी व्यवस्था है वो अमेरिका से ली गई है या प्रेरित है। कनाडा से केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, संघात्मक व्यवस्था जिसको को फेडरल कहा जाता है भारत के संदर्भ में, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति,
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, तीन चार चीजें यहां से ली गई हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री मीटिंग जो होती है, समवर्ती सूची की व्यवस्था तथा व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन। सोवियत संघ से क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य तथा न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के आदर्श को। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस से स्वतंत्रता, समता, बंधुता का नारा, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। अब हम बात करेंगे संविधान के जो प्रमुख भाग हैं उनकी चर्चा करेंगे, क्या क्या है उसमें, क्या क्या है। देखिए, जो फंडामेंटली था वो 22 भाग था। जब भारत का संविधान बनाया गया तो कितने भाग थे, 22। लेकिन अभी गणना की दृष्टि से 25 भाग हैं। गणना की दृष्टि से का मतलब कई भाग ए, बी या कई हिस्सों में बटे हुए हैं, इसलिए आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 25 हो जाएगा। फंडामेंटली 22 भाग ही हैं। तो हम देख लेते हैं क्या क्या भाग हैं, क्या क्या अनुच्छेद हैं। तो अगर हम भाग 1 की चर्चा करेंगे सबसे पहले, तो भाग 1 की चर्चा में हम देखते हैं कि अनुच्छेद 1 से 4 को शामिल किया गया है। यानी अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक भाग 1 है। भाग 2 जिसमें सिटीजनशिप है, आर्टिकल 5 से 11 तक सिटीजनशिप को शामिल किया गया है। फिर भाग 3 में फंडामेंटल राइट है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है, ये 12 से 35 तक है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डीपीएसपी, 36 से 51 तक हैं। मूल कर्तव्य है भाग 4 का में 51 का। उसके बाद भाग 5 है, भाग 5 में 52 से 151 तक, 52 से 151 तक। अब भाग 5 कई भागों में बटा है, जैसे अध्याय 1 कार्यपालिका, अध्याय 2 संसद, अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी अधिकार, 4 संघ की न्यायपालिका और अध्याय 5 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये भाग 5 की चीजें हैं। भाग 6 में क्या है, राज्य के बारे में दिया है, तो 152 से 237 तक आर्टिकल इसमें है। एक में सामान्य चीजें दी गई हैं, कार्यपालिका दी गई है, राज्य विधानमंडल, राज्यपाल की विधायी शक्ति, और फिर राज्यों के उच्च न्यायालय उम्र हो गया है, राज्यों के उच्च न्यायालय। और फिर भाग 6 में क्या है, अधीनस्थ न्यायालय की चर्चा की गई है। भाग 6 में अधीनस्थ न्यायालय की चर्चा की। भाग 6 का मतलब कि भाग 6 का 6वां हिस्सा। भाग 7 में प्रथम अनुसूची की भाग खा में राज्य, ये निर्सित है, आर्टिकल 238। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 239 से 242, अनुच्छेद 242 निर्सित हो गया है। भाग 9 में पंचायतें हैं, 243 से 243 आड़ा। उसके बाद नगर पालिकाएं हैं, भाग 9 का में 243 ता से 243 याछा तक है। नौखा 243 याजा से 243 याना। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है, 244 से आर्टिकल 244 का। अब भाग 11 में देखेंगे संघ और राज्यों के बीच संबंध, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 245 से 263 तक है, 245 263। अब विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और जो जितने भी संबंध हैं, भारत की संविधान के भाग। अब भाग 12 में क्या है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, 264 से 300 तक है। अध्याय 1 वित्त, अध्याय 2 उधार, अध्याय 3 संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, देयताएं, बाध्यताएं और वाद, और अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार। भाग 13, अब भाग 13 में आते हैं, इसमें देखते हैं भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात करता है, आर्टिकल 301 से आर्टिकल 307 तक। भाग 14 है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, इसकी चर्चा करता है, आर्टिकल 308 से आर्टिकल 323 तक है। इसमें अध्याय 1 सेवाएं, अध्याय 2 लोक सेवा आयोग। भाग 14 का अधिकरण की चर्चा करता है। भाग 15 निर्वाचन की बात करता है, आर्टिकल 324 से 329 तक। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष संबंध है, आर्टिकल 330 आर्टिकल 342 का तक है, आर्टिकल 342 का। भाग 17 राजभाषा, आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 तक है। और फिर इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, 3 अलग अलग भाग हैं, संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषाएं और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की भाषाएं। और फिर 4वां विशेष निर्देश है। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध की चर्चा है, आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 तक है। फिर भाग 19 में प्रकीर्ण आता है, 361 से 367 तक आता है। भाग 20 में संविधान का संशोधन है, 368। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध हैं, 369 से 392। फिर भाग 22 में
संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है। अनुच्छेद 393 से अनुच्छेद 395 तक है। ये भाग हैं, आप समझ लीजिए, इसमें से 1-2 प्रश्न पक्का फंसता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब भारत के संविधान में प्रमुख कुछ अनुच्छेद हैं, कुछ बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में जानना जरूरी है। ये आर्टिकल्स कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। तो अनुच्छेद पहला ही है संघ का राज, नाम और राज्य क्षेत्र, इंडिया दैट इज भारत, जो चर्चा करता है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इसकी चर्चा करता है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की बात कौन करता है? आर्टिकल 3। ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 5 क्या है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, इसकी चर्चा है, प्रारंभ पर नागरिकता की चर्चा करता है। फिर अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समता की बात करता है, समता की बात करता है, विधि के समक्ष समता के अधिकार। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ये दोनों आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद हैं, इनको बहुत अच्छे से आप जो है याद रखिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण जब लागू किया गया था तो इन्हीं दोनों अनुच्छेदों में परिवर्तन करके इसमें 15(6) और इसमें 16(6) जोड़ दिया गया था। अनुच्छेद 17 आप बिल्कुल आपको जानना चाहिए, जो अस्पृश्यता के खिलाफ बात करता है कि छुआछूत की कोई स्थिति भारत में या भारतीय समाज में स्वीकार नहीं की जाएगी। यह अनुच्छेद 17 है। उसके बाद अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, कोई भी टाइटल भारत में एंटरटेन नहीं किया जाएगा अगर वो सेना से संबंधित या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा किसी पुरस्कार के द्वारा आपको दिया जाता है विशेष कार्य करने के कारण। अनुच्छेद 19 इसमें राइट टू एक्सप्रेशन की बात करता है, वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। इसमें राइट टू प्रेस की चर्चा भी करता है, और इसके साथ राइट टू इंटरनेट भी एक उप मौलिक अधिकार कह सकते हैं आप, और बहुत सारी चीजें। इसमें क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, क्या करता है, कुछ अधिकार तो भारतीय संविधान में दिए गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि अपने अलग अलग केस लॉज के माध्यम से किसी मामले को सुन रहा है और उसने क्या किया, उसने संविधान की व्याख्या कर दी। क्या कर दी? संविधान की व्याख्या कर दी, संविधान की व्याख्या की, और संविधान की व्याख्या के माध्यम से कई सारे फंडामेंटल राइट को अपने आप में व्याख्यायित किया है। जैसे अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण की बात करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि इसके अंतर्गत राइट टू प्रोटेस्ट भी आता है, राइट टू प्रोटेस्ट भी इसी के अंतर्गत आता है। और ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन करता है, जैसी परिस्थितियां आती हैं वैसे एक्सप्लेनेशन सुप्रीम कोर्ट देता है, जैसे सिचुएशन वैसे सुप्रीम कोर्ट का एक्सप्लेनेशन। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन कैसे होता है? ये संविधान की व्याख्या के अंतर्गत आता है, ऐसा नहीं कि खुद से ही व्याख्या कर देगा वो। और फिर अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण भी दिया जाता है। अगर आपके ऊपर कोई केस दिया जाता है तो आपको संरक्षित किया जाता है कि आपको कोई यूं ही कुछ ना कर दे, आपके पास अधिकार हो कि आप अपने आप को प्रूव करें। फिर अनुच्छेद 21 जैसे आता है, इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, जैसे इसमें इतना ही लिखा है, लेकिन जैसे अनुच्छेद 21 में राइट टू प्राइवेसी भी आता है। राइट टू प्राइवेसी 2017 का एक केस आप याद रखिए, 2017 का एक केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। उसमें कहा गया कि निजता का अधिकार भी जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है। एक केस और है 2018 का, साबान या मुस्लिम एक पारसी महिला थी जो मुंबई के अस्पताल में एडमिट थी, पैसिव यूथनेसिया की बात करता है, इच्छा मृत्यु की चर्चा की बात करता है। तो उसमें कहता है कि जिस तरह गरिमापूर्ण जीना अधिकार है उस तरह गरिमापूर्ण मरना भी, शानबाग ऐसे कुछ कर केस मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। उस केस में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इच्छा मृत्यु भी दी जा सकती है, लेकिन तब जब क्रिटिकली ऐसी, और उसमें कंडीशन भी लगाता है कि डॉक्टर का रिकमेंडेशन चाहिए, इस कमेटी का रिकमेंडेशन चाहिए। तो कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों के माध्यम से इच्छा मृत्यु भी दी जा सकती है, और ये इच्छा मृत्यु भी जीवन जीने के अधिकार में आता है। जीवन जीने के अधिकार में और सारी चीजें आती हैं, विदेश जाने का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, सांस लेने का अधिकार, खुली हवा में सांस लेने का अधिकार। ये सारे अधिकार कौन एक्सप्लेन कर रहा है? इन सारे अधिकारों को एक्सप्लेन कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन कर रहा है। मेनका गांधी वर्सेस बाद में आप देखेंगे उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग एक्सप्लेनेशन दी है। यानी कुछ तो जो है
संविधान में चीजें दी गई हैं और कुछ सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज के माध्यम से एक्सप्लेन करते हुए अधिकारों को बढ़ाया गया है। अनुच्छेद 21 का जैसे देखिए तो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध करता है। 14 से कम साल का कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कोई बच्चा, कोई लड़की किसी कारखाने में काम करेगी तो उसको इसकी श्रेणी में माना जाएगा। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध करता है। आर्टिकल 25 क्या है? अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ये एक सेकुलरिज्म का कंसेप्ट एक तरह से उसी की पुष्टि करता है। एक बार बॉम्बे हाई कोर्ट के एक निर्णय ने इस बात को पुष्ट किया था कि अगर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि अगर भारत की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द नहीं भी होता तब भी भारत के संविधान में ऐसे ग्राउंड्स हैं, ऐसे मूल्य हैं, ऐसे धरातल पे चीजें हैं कि आप कह सकते हैं कि भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है वो भारतीय संविधान का क्या है? फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर है सेकुलरिज्म। इस आर्टिकल के जरिए आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। आर्टिकल 26 है, ये भी चीजें हैं, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। एक तरह से आर्टिकल देखने पर आपको क्या लग रहा है? इसमें यह माना जा रहा है कि भारत का अपना जो नेशन स्टेट है उसका कोई अपना रिलीजन नहीं है। अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करता है। आर्टिकल 32 ये तो समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र है आम जनता के लिए, ब्रह्मास्त्र मैं कहूंगा, मैं तो इसको ब्रह्मास्त्र ही कहूंगा। यह आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करता है आर्टिकल 32। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व की बात करता है। अनुच्छेद 39 का ये समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है और इसी के तहत एक नालसा नाम के एक संगठन को बनाया गया है जो क्या करता है? जो लीगल एड का काम करता है। लीगल एड का मतलब विधिक सहायता, विधिक सहायता, विधिक सहायता के लिए एक संगठन है। अब इसमें होता क्या है कि मान लीजिए आपके ऊपर कोई केस हो जाता है और आपके पास केस लड़ने का पैसा नहीं है तो इसमें आपको सहायता मिलती है। ये क्या तय होता है? इससे ये तय होता है कि भारत के संविधान में रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ क्या मानता है? रूल ऑफ लॉ ये मानता है कि कानून की नजर में, कानून की जो नजर है उसमें हर कोई, प्रत्येक व्यक्ति समान हो। अब पता लगे आप कोई, प्रत्येक व्यक्ति समान हो, पता लगे कि आपके ऊपर कोई केस हो जाए, होता नहीं गांव में आप पढ़ने लिखने गए हो तो गांव वाले केस कर देंगे, करियर खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए। कोई केस कर दिया, जब मान लीजिए आपकी स्थिति ऐसी है कि आप उस केस को लड़ने में अक्षम हैं, तो स्टेट इस बात को इंश्योर करेगा, सरकार इस बात को इंश्योर करेगी कि आपको जो है विधिक सहायता मिले। और विधिक सहायता इसलिए मिले क्योंकि ये भारत का कंसेप्ट है, भारत के एक संविधान का मूलभूत कंसेप्ट है कि रूल ऑफ लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इज द बेसिक कंसेप्ट, इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Rule of law is the basic structure of Indian Constitution. So state has not only duty but obligation to sustain, to provide you legal aid by which you can fight your case. ये एक मतलब एक फंडामेंटल मामला है कि आपको ये अधिकार मिलेगा ही मिलेगा, संविधान इस बात को कहता है। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत की स्थापना की बात करता है। गांधी जी ने ग्राम स्वराज की बात की थी और उस गांधी जी के सपनों का भारत के आगे बढ़ने के क्रम में ये चीज की गई है। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। 43 खा सहकारी समितियों का संरक्षण। कौन सा संविधान संशोधन है ये बताइएगा आप, आपसे मैं पूछ रहा हूं, कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत सहकारी समितियों के संवर्धन की चर्चा आर्टिकल 43 खा में जोड़ी गई है? कमेंट करके बताइएगा। आर्टिकल 44 आप जानते हैं, इसको बताने की खैर आवश्यकता नहीं है, लेकिन जान लीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा करता है। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की, बच्चों लिख दिया, बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान की बात करता है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की बात करता है। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की आवृत्ति की बात करता है। आर्टिकल 51 मूल कर्तव्य की बात करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण, सेपरेशन की बात करता है। ये पिछली बार या पिछले एक साल पहले यूपी विशेष में प्रश्न भी था, जहां शक्ति पृथक्करण की चर्चा होती है तो वहां पे आर्टिकल 50 आप याद रखना, आर्टिकल 50 याद रखना आप। आर्टिकल 51 का क्या है? मूल कर्तव्य है।
इसके बाद क्या है, आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है, आर्टिकल 52। 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या होगी ये डिसाइड करता है। 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए क्या पात्रता होगी, राष्ट्रपति कई बार निर्वाचित हो सकता है, यहाँ कोई रोक नहीं है। 58 राष्ट्रपति के पद की योग्यता की बात करता है। 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ की बात करता है। 61 ये महाभियोग की प्रक्रिया की बात करता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस की बात करता है, आर्टिकल 61। 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा ये बात करता है। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 कहता है। और फिर अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 क्या कहता है, क्षमा आदि की कुछ विषयों में दंडा देश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी राष्ट्रपति किसी भी सजा को कम कर सकता है, उसकी प्रकृति को कम कर सकता है, माफ कर सकता है, ये सारी चीजें आर्टिकल 72 में है। आर्टिकल 73 क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार की बात करता है। 74 राष्ट्रपति को सहायता देने और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, ये सहायता और सलाह शब्द जो है बहुत हल्के मत लीजिएगा। सहायता और सलाह दो तरह से चीजें होती हैं, दो तरह से चीजें होती हैं। कोई आपसे कहे कि भैया हमको कुछ सलाह दो, मान लीजिए कोई आपसे कहे कि भाई हमको तुम सलाह दो, आपने एडवाइस किया, जैसे कई सारी कमिटीज होती हैं, उनका रिकमेंडेशन सरकार माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ सहायता सलाह का मामला दूसरा है। आपने अपने किसी फ्रेंड से कहा, किसी दोस्त से, किसी साथी से कहा कि भाई हम ये काम करने जा रहे हैं, हम घर बनाने जा रहे हैं, हमको सलाह दो कि हम कितनी दूर में बनाएं। आपके दोस्त ने आपको एडवाइस किया और उसने जो एडवाइस किया आपने कहा अरे महाबकवास एडवाइस है, इसको कौन मानेगा, आपने नहीं मानी बात को, तो बाध्यकारी सलाह नहीं है। लेकिन इस मामले में बाध्यकारी सलाह है। जब हम कहते हैं ये राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए, इसका मतलब है कि जो मंत्रिपरिषद सलाह देगी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहेंगे पीएम के लीडरशिप में, राष्ट्रपति को वो काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जो है, मैंने आपको बताया था, संसदीय शासन व्यवस्था में दो तरह की शक्ति का केंद्र होता है, पहला दूसरा। एक होता है, ध्यान से इसको समझिएगा, एक होता है डिज्योर और एक होता है डिफैक्टो। डिज्योर का मतलब होता है नाम मात्र का, नाम मात्र का, इसको कह सकते हैं संवैधानिक। संविधान में लिख दिया है कि राष्ट्रपति सबका सर्वसर्वा होगा, लेकिन यहाँ जो शब्द जोड़ दिया सहायता सलाह, यही सब पूरा खेल गड़बड़ कर रहा है, या गड़बड़ कर रहा है या सही कर रहा है, या ये समझ लीजिए जो वास्तविक चरित्र है संविधान का बता रहा है। वास्तविक चरित्र में क्या है कि पीएम और उसकी लीडरशिप में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात ही राष्ट्रपति को माननी पड़ती है। डिफैक्टो क्या होता है, वास्तविक प्रधान, वास्तविक प्रधान, और ये प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद है। ये चीज भी याद रखिए, कई बार इस शब्द को पूछ सकता है, डी यूरे चीफ कौन है, डिफैक्टो चीफ कौन है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 75 का क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करता है। ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति जिसको मन चाहे उसको भी बना दिए प्रधानमंत्री, भाई तुमको नियुक्त कर रहा हूं, ऐसा नहीं। राष्ट्रपति ये देखेगा कि किस दल का लोकसभा में बहुमत है। अगर मान लीजिए किसी एक दल का स्पष्ट बहुमत नहीं दिखता है, तो वो इनवाइट करेगा सबसे बड़े दल को, वो कहेगा कि आप गठबंधन करके आइए या जैसे भी आइए, हमको दीजिए कि आप लोकसभा में अपना बहुमत साबित कर देंगे। ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसी कंडीशन आती है जब हंग गवर्नमेंट बनती है, मतलब क्लियर कट मेजॉरिटी किसी दल को नहीं मिलती, मेजॉरिटी से तीनों चारों पांचों दल पीछे रहते हैं, तो राष्ट्रपति को यह लग सकता है कि अगर ये दल सरकार बना सकती हो तो इनवाइट कर सकता है। लेकिन अंततः तो विश्वास मत उसको पाना ही पाना है, इसलिए राष्ट्रपति उसी को बुलाता है जिसको विश्वास होता है उस पर कि ये जो है बहुमत पा लेगा, तो ये चीज राष्ट्रपति करता है। और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पे राष्ट्रपति करता है, और ये रिकमेंडेशन बाध्य होती है। अनुच्छेद 76 क्या करता है, ये भारत के महान्यायवादी की बात करता है, जो भारत सरकार का प्रथम विधि सदस्य होता है। विधि सदस्य मतलब ये है कि वो भारत सरकार के विधिक मामलों को देखता है पूरे देश में। अनुच्छेद 79 क्या है, संसद के गठन के प्रावधान की चर्चा करता है। आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना की बात करता है। आर्टिकल 81 क्या कहता है, लोकसभा की संरचना की बात करता है। अनुच्छेद 83 क्या कहता है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन, कभी डिसॉल्व नहीं होगा, हर 2 साल पे भले 1/3 हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, लेकिन पूरा नहीं होगा। अनुच्छेद 84
संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। 85 संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन की बात करता है। तो 98 संसद का सचिवालय होगा, या 98 में है। 101 में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष और विपक्ष के मत बराबर होने पर, ये कौन सा है आर्टिकल? आर्टिकल 101। 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, केवल ये लोकसभा में आ सकता है। 110 धन विधेयक की परिभाषा। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट की बात करता है। 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, ये इसमें है। 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। कोई अगर सदन नहीं चल रहा है और लगता है कि राष्ट्र के विशेष प्रयोजन के तहत कोई बिल लाना जरूरी है तो राष्ट्रपति ऐसा करता है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात करता है। 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होना बताता है। अनुच्छेद 137 क्या है? उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति बात करता है। आर्टिकल 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। लेकिन यहाँ जो परामर्श का मामला है, परामर्श एडवाइस लेने की बात है, ये बाध्यकारी नहीं है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 148 ये कैग की बात करता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात करता है। 155 राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा करता है। 161 क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लवकरण जैसे सजा को कम करना या माफ करना की बात करता है, आर्टिकल 161। 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 164 राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति, जैसे 75 में था आर्टिकल 75 में वही, और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन, मतलब बनाना या खत्म करना। 174 राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। अब ये 3 महीना कर दिया गया, ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, उसके तहत इसको 3 महीना कर दिया गया, पहले असीमित समय था इसमें। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय, ये इंपॉर्टेंट बात है, जब न्यायालय बताएंगे हम तो आपसे वहां चर्चा करेंगे। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स जिसे कहा जाता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। 216 उच्च न्यायालयों का गठन की बात करता है। 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तों की बात करता है। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की कुछ रीटों की शक्ति की बात करता है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इस आर्टिकल में आपको बाद में देखने को मिलेगा कि उच्च न्यायालय यहाँ पर आर्टिकल 226 के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट से भी ताकतवर है। कैसे ताकतवर है, जब जुडिशरी बताएंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करता है। आर्टिकल 233 जिला न्यायालयों की नियुक्ति की बात करता है। आर्टिकल 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। 261 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अब 243 का ग्राम सभा। 243 खा पंचायतों का गठन। 243 गा पंचायतों की संरचना। 243 घा पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। झा पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश के लिए राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन। 243 टा पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 था नगर पालिकाओं का गठन। 243 या का नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। 243 या घा जिला योजना के लिए समिति। 243 या झा सहकारी समितियों का निगमन। 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी कराने के लिए विधान। 262 अंतर्राज्यीय नदी या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। ये आर्टिकल आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, पिछली बार शायद एग्जाम में ये पूछा भी गया था। 263 अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध है। 266 भारत और राज्यों की संचित निधियों पर लोक लेखे के बारे में प्रावधान। 267 भारत की आकस्मिकता निधि, कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड की कितनी है इसमें बताइए आप लोग, कंटिजेंसी फंड कितनी है, कमेंट करके बताइए। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग अनुच्छेद 280 है। 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है, पहले फंडामेंटल राइट था, 7वां मौलिक अधिकार था। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं की चर्चा है। 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 323 लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन।
324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोगों में निहित होना, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन की बात करता है। 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104 द्वारा ये खत्म कर दिया गया है। संविधान संशोधन 104 के द्वारा इसको खत्म कर दिया गया है, नहीं 2 लोग किए जाते थे। 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, इसको भी 2019 के तहत खत्म कर दिया गया। 338 आर्टिकल नहीं खत्म कर दिया गया इस प्रावधान को। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 का ये सवाल पूछा गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 338 का पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, ये आर्टिकल पिछली बार पूछा गया है 2024 की परीक्षा में आपकी। पिछड़े वर्गों की दशाओं के लिए अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। 350 का भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार। 352 राष्ट्रीय विशेष अधिकार, आपात की घोषणा, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति, इमरजेंसी। 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के लिए उपबंध। 360 वित्तीय आपातकाल। 368 संविधान के संशोधन करने की शक्ति। तो कुल मिला के आज का क्लास यहीं समाप्त करेंगे। अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे अनुसूचियों की। तो फिलहाल के लिए नमस्कार। आप इस रिवीजन बैच से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, और रिवाइज करने के क्रम में ये श्रृंखला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। नमस्कार।